नमस्कार दोस्तों, माधव पहले कैनविस में दीपक सर आप सबके बीच में। आप लोगों के कुछ लोगों ने जो टेस्ट दिया था उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। रिज़ल्ट मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। और अब हम लोग चालू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत, इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे हमारा आने वाला है। मिडिएबल इंडिया, मिडिएबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम लोग डील करेंगे। यूँ तो हमने भक्ति काल इत्यादि चीज़ों को हमने डील कर लिया है, मतलब हमने कहीं न कहीं मध्यकालीन भारत पे हमने प्रवेश कर लिया है। लेकिन अभी हम लोग अब देखेंगे मेनली जो मध्यकालीन भारत था वो कहाँ से चालू हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अरबों का आक्रमण होता है। फिर धीरे धीरे 712 ईस्वी में इस पे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था और वहाँ पे क्या उसका उद्देश्य था आक्रमण करने का, सारा चीज़ को देखेंगे। फिर उसके बाद में जाएंगे महमूद गजनी पर। महमूद गजनी के पूरे सारे इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन बनते हैं उन सब चीज़ों को डील करेंगे। उसके बाद महमूद गजनी का करने के बाद मोहम्मद गौरी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। और पूरा मोहम्मद गौरी के जितने भी युद्ध जो भी हुए हैं, जो युद्ध उन्होंने लड़ा था, जैसे मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध लड़ा था, चंदावर का युद्ध लड़ा था, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध था। ठीक है, ये सब चीज़ को देखेंगे। फिर चालू करेंगे सल्तनत काल को। ठीक है, सल्तनत पीरियड में फिर चालू होता है गुलाम वंश इत्यादि से चालू होता है। सारे चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे। इल्तुतमिश के पूरे काम को देखेंगे, आराम शाह के काम को देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, सारा चीज़ों को अपन देखेंगे। तो अपन यहाँ पे चालू करते हैं सबसे पहले मध्यकालीन भारत। देखिए, जब भी आप कभी मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं तो आप दिमाग में यह रखोगे, सबसे पहले इसमें एक प्रश्न आता है क्या, तो अरबों का आक्रमण। क्या आता है? अरबों का आक्रमण, ये प्रश्न आता है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से ही मुसलमान जो है क्या करेंगे, इंडिया में प्रवेश करेंगे और अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। अब ये बात को देखिए, मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण आता है कहाँ पे, तो भारत पर। कब हुआ, एक क्वेश्चन आता है कि भारत में किसके नेतृत्व पर अरबों का आक्रमण हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम, इस नाम को आप याद कर लो, मोहम्मद बिन कासिम। ये नाम आपको हमेशा इंडियन मिडिएबल हिस्ट्री के उसमें दिख जाएगा कि अरबों का आक्रमण में सबसे पहला सफल आक्रमण ये क्या था, प्रथम सफल आक्रमण था। प्रथम सफल आक्रमण क्या था, ये प्रथम सफल आक्रमण था। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। कब? 712 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले भी आक्रमण हुए हैं, लेकिन वो क्या था, असफल आक्रमण था। ये प्रथम सफल आक्रमण था। जैसे कि मुसलमानों का या कहना चाहिए कि अरबों का आक्रमण में पूछा जाता है प्रथम असफल आक्रमण, तो मोहम्मद उबैदुल्लाह ने भी आक्रमण किया था। मोहम्मद उबैदुल्लाह। ठीक है, हालांकि ये असफल हो गया था, ये आक्रमण क्या हुआ था, असफल हो गया था। ठीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस सुन लो। इस लेवल का नॉलेज तो किताब में भी नहीं मिलेगा, लेकिन सुन लो। मोहम्मद उबैदुल्लाह ने आक्रमण किया, लेकिन वो असफल था। लेकिन प्रथम सफल आक्रमण की बात जब आएगी तब आपका नाम आएगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम। 712 में आक्रमण किया। और 712 में आक्रमण कहाँ पे किया, तो ये सिंध पे किया था। कहाँ पे किया? सिंध के क्षेत्र पे। ठीक है, अब इसमें प्रश्न आता है कि सिंध पे जब इसने आक्रमण किया था 712 में, तो वहाँ पे उस समय पे दाहिर का शासन था। ठीक है, वहाँ पे सिंध पर किसका शासन था, याद रखना, यहाँ पे राजा था वहाँ पे जिसका शासन था, उसका क्या नाम था, ये दाहिर था। दाहिर का शासन था यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि अरबों का आक्रमण प्रथम सफल जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया, 712 में किया, सिंध पे किया। दाहिर जो है उस समय शासन करता था। ये सारी तथ्यों को, सारी चीज़ों को हमने देखा और समझा। अब अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था, व्हाट वाज द मेन पर्पस या प्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, तो इसके जब बात आती है उद्देश्य की, तो याद रखना इसके उद्देश्य में आपको घुमाने के लिए पीएससी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन जब भी इसमें आता है कि इस समय पे जब वो आक्रमण किया था तो क्या था, वो क्या धन दौलत को लूटना चाहते थे। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़, इसका दो प्रमुख उद्देश्य बता रहा हूँ। ठीक है, पहला उद्देश्य है क्या, तो धन लूटना।
धन दौलत लूटना। और जो दूसरा उद्देश्य है वो क्या है, तो यही पे मार खाते हैं लोग, ये होता है इस्लाम का प्रचार। ठीक है, इस्लाम का प्रचार। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो इस्लाम का प्रचार भी करना था, मुस्लिम धर्म का विस्तार करना था, और दूसरा धन दौलत को लूटना था। तो ये दो प्रमुख बातें हैं। तो ये चीज़ आपके नॉलेज में, आपके दिमाग में होनी चाहिए, जब कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप बता सको। ठीक है, तो हमसे ये चीज़ें बननी चाहिए। तो ये अरबों का आक्रमण का शुरुआत था। प्रथम सफल 712 सिंध दाहिर, इस्लाम प्रचार, धन लूटना, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद उबैदुल्लाह सफल, ये सारा चीज़ हमने देख लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब देखेंगे इसके बाद आता है महमूद गजनी। कौन आता है, महमूद गजनी। ये आता है महमूद गजनी। इसका नाम कई जगह महमूद गजनवी भी लिखा मिलता है, लेकिन कई जगह गजनी, और ये सही नाम है। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को नॉलेज में आपको रखना है। ठीक, अब इसके बारे में आप क्या लिखोगे, क्या कहोगे महमूद गजनी के बारे में। देखिए कब, ये देखिए क्या कब की बात है, तो 932 की। 932 में एक आदमी थे जिसका नाम था अल्पतगीन। तो अल्पगीत नामक एक तुर्क सरदार था। कहाँ का सरदार था, तुर्क सरदार था, गजनी साम्राज्य का। ठीक है, कब की बात है, 932 में अल्पतगीन जो है सरदार बना। ये डेट आप याद रखना। अल्पतगीन जो है तुर्क सरदार बना, तुर्क सरदार था। और कहाँ का, तो गजनी साम्राज्य का, गजनी साम्राज्य का ये क्या है, सरदार बनता है। डेट कौन सा है, 932 ईस्वी। अब ये अपने साम्राज्य की, एक साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन सा, तो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, और उसकी राजधानी भी वो बनाता है गजनी को। ठीक है, ये जो गजनी होता है इसका साम्राज्य बनाता है, और राजधानी भी यही होता है। राजधानी भी इसकी क्या होती है, गजनी होती है। एक एक चीज़ लोगों को लेकर चलो। ये अल्पतगीन जो नाम दिख रहा है इसको दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो 932 में इसने एक गजनी साम्राज्य की क्या की, 932 में स्थापना कर दी। ठीक है, ये जो सरदार था, तुर्क सरदार, इसने एक साम्राज्य की स्थापना किया, राजधानी गजनी को बना दिया। क्लियर, इतने में कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, अल्पतगीन जो होता है उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, और गजनी में क्या हो जाता है, बहुत ही विपरीत स्थिति आ जाता है। ठीक है, तो गजनी में जब ऐसी स्थिति आ जाता है ना, तो उस समय पे कहना चाहिए कि पिरौतीगीन ने वहाँ पे शासन किया था। और इसका जो शासनकाल था वो 972 से 977 के आसपास था, क्योंकि लगभग 72 में इसका डेथ हो जाता है। और सर्वप्रथम भारत पर फिर आक्रमण जो है इनके साल टाइम पे होता है। ठीक है, तो ये सारे तथ्यों को, सारी चीज़ों को जैसे जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, बस सेम हूबहू वैसा दिमाग में रखिए। ज़्यादा घुसने का, ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब इसकी मृत्यु जब हो जाती है अल्पतगीन की, तो उसके बाद में पिरितिगीन जो है राजा बनता है, ये शासक बनता है। और लगभग 972 से 977 ये इसका टाइम पीरियड होता है, 972 से 77। ठीक है, ये इसका शासन वर्ष होता है। और इसके समय पे ही भारत में फिर आक्रमण जो है सिंध के आगे पंजाब वाले एरिया में होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अपन जो उधर पढ़े थे, ठीक है, अपन मोहम्मद बिन कासिम को पढ़े थे ना, कि अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण किया, भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम का टाइम था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में आता है महमूद गजनवी। अब वो क्या है, केवल सिंध पे आक्रमण किया था। अब ये शासन जो धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा। अब ये कहाँ पे, अब देखो अल्पतगीन आया, अल्पतगीन ने गजनी बनाया। गजनी के बाद में कौन आया, तो पिरितिगीन आया। पिरितिगीन के शासन के बाद काल पे ही भारत पर अब इस टाइम पे फिर आक्रमण होता है। ठीक है, तो पिरितिगीन के शासन काल में भारत पे फिर प्रथम आक्रमण, मतलब इस गजनी साम्राज्य की तरफ से, ठीक है, भारत पर यहाँ पे आक्रमण होगा। भारत पर फिर से आक्रमण होगा। भारत पर आक्रमण किस तरफ से, तो गजनी साम्राज्य की तरफ से, गजनी साम्राज्य की तरफ से।
तो गजनी साम्राज्य की तरफ से जब आक्रमण होता है वो इसी पिरतिगीन के समय पे होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इससे क्वेश्चन आता है, जब इनका आक्रमण हुआ, किसका, पिरतिगीन के समय पे जब मुसलमानों का भारत पे आक्रमण हो तो कहाँ पे किए इन लोग, पंजाब पे आक्रमण किए, पंजाब पर। ठीक है, और जब पंजाब पे आक्रमण हुआ तो पंजाब का राजा कौन था उस समय, पंजाब का शासक कौन था, स्थानीय शासक। पंजाब पर राजा कौन था, कौन राज कर रहा था, तो ये था जयपाल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को पूछा जाता है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के तो ये तुर्की थे। ठीक है, क्योंकि तुर्की साम्राज्य, तुर्की सरदार के बारे में अपन बात कर रहे हैं, और वो जो मोहम्मद बिन कासिम देखे थे वो अरबों का आक्रमण था। ठीक है, वो अरबी थे और ये तुर्की हैं, तो ये बात याद रखना, अरबी अलग चीज़ है, अरब देश, तुर्की अलग है, फिर तुर्किस्तान वाला एरिया पूरा। तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जब पंजाब में आक्रमण हुआ था उस समय कौन था, जयपाल था। और जयपाल के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछता है पता है बेटा, जयपाल के ऊपर पूछता है कि किस वंश का था, तो याद रखना जब जयपाल का राजा था ये, तो ये शाही वंश का राजा था। ठीक है, तो प्रथम तुर्क साम्राज्य के द्वारा आक्रमण, प्रथम तुर्की आक्रमण किसके समय पे हुआ, तो पिरतिगीन के समय हुआ, तुर्कियों का आक्रमण। ठीक है, और प्रथम अरबों का आक्रमण बोला तो मोहम्मद बिन कासिम लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको एक चीज को दिमाग में आपके मैं डाल देता हूं। देखिए समझना, इस चीज को ड्रॉ करने का मेरा क्या उद्देश्य है, इस पे दो बातें हमको डालेंगे। ये यहां पे मैंने डाला प्रथम अरबी या अरबों का आक्रमण। प्रथम अरबों का आक्रमण जब हुआ तो उस समय किसके द्वारा हुआ था, इसको पूछता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ये हो गया भैया, ठीक है, हो गया। ठीक, लेकिन प्रथम तुर्की आक्रमण जब हुआ तो उस समय शासक कौन था, तो प्रथम तुर्की आक्रमण ये जब होता है उस समय शासन था किसका, तो पिरतिगीन का। किसका शासन था, तो पिरतिगीन, पिरतिगीन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, गलत नहीं होना है रे बाबा। ठीक है, पिरतिगीन, तो ये बस इतना दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, ये सारा चीज़ें। अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये इतना आपके दिमाग में बैठ रहा है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था और वहाँ का राजा कौन था, तो जयपाल था। क्लियर। अब देखना हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे अल्पतगीन का मृत्यु तो हो चुका था, लेकिन उसका था एक गुलाम, अल्पतगीन का गुलाम। देखते हैं, समझना। अब अल्पतगीन का जो गुलाम था और जो दामाद था वो कौन था, उसका गुलाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, देखो 977 पिरतिगीन का शासन चला और 977 के बाद में फिर राजा बनता है सुबुक्तगीन। इसने क्या किया, गद्दी पर बैठा। तो ये अल्पतगीन का गुलाम था प्लस दामाद था। अब पिरतिगीन जो है 977 तक चला। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, ये 977 पर गद्दी पर बैठ जाएंगे। कब बैठेगा, तो 977 पे ये गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, तो सुबुक्तगीन। ये गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है, 977 के समय पे। जब सुबुक्तगीन इस समय गद्दी पर बैठता है तो कहाँ के गद्दी पर, तो गजनी के गद्दी पर, क्योंकि गजनी साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे जब बैठता है ना, तो सुबुक्तगीन का पुत्र आता है एक जने महमूद गजनवी। अब वे तो गद्दी पर सुबुक्तगीन बैठ चुका है, अब इसका बेटा आएगा कौन, महमूद गजनवी। ये अब भाई साहब यहाँ इसका क्या करेगा, यहाँ इसका अब जो है
शासन चालू होगा कुछ समय पे। तो ये देखो क्रम को समझो, सबसे पहले कौन बैठा, तो अल्पतगीन बैठा, फिर प्रीतिगीन बैठा, फिर सुबुक्तगीन बैठा। अब कौन बैठेगा, गजनी पे बैठेगा महमूद गजनवी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था, सुबुक्तगीन का याद करो, हमने अभी जस्ट चर्चा किया। देखो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ, अगर ये बात अगर पूछ दे तो हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर को 971 को इसका जन्म होता है। ठीक है, तो ये डेट एक बार पूछा था इसलिए मैं डेट पे गया हूँ। हालांकि इतिहास का तो कोई माई बाप है नहीं, पीएससी का खास करके महमूद गजनवी का डेट ऑफ बर्थ एक बार पूछ दिया था, क्योंकि ये 1 नवंबर को हमारा राज्य का ही स्थापना दिवस होता है। तो 1 नवंबर 971 को महमूद गजनवी का जन्म होता है उसके घर पे, किसके, सुबुक्तगीन के यहाँ पे। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, अब देखना इसका जो है जन्म हो गया। ठीक है, जिसका जन्म कब हुआ, 1 नवंबर 971 को। अपने पिता के काल में उसका जो पिता था महमूद गजनवी जो है कहाँ का शासक बना, इसको बना दिया गया शासक। कहाँ का, इसे शासक बनाया। कहाँ का बनाया, तो इसे बनाया खुरासान का। कई जगह खुरासन लिखा है, कई जगह खुरासान लिखा है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात आता नहीं है। आप इसे पढ़ेंगे खुरासान। ठीक है, खुरासन भी लिखा है, लेकिन अपने पिता के काल में महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी कहाँ का बनता है, कई जगह गजनी लिखा है, कई जगह गजनवी लिखा है। ठीक है, तो गजनी जो है खुरासान का शासक बनता है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। अब महमूद गजनवी का क्या होगा मालूम है, गद्दी पे बैठाया जाएगा। यहाँ पे तो खाली वो जन्म लेता है 971 में, फिर कुछ दिनों बाद में उसका पापा का काम चलते रहता है सुबुक्तगीन का, फिर इसे खुरासान का राजा बना दिया जाता है। अब होगा क्या, धीरे से ये खुरासान का राजा बनने का तो साम्राज्य को अपने हाथ में लेने की इसमें जिज्ञासा आएगा। अब ये क्या करेगा, ठीक 27 साल के जब उम्र का होगा ना, तो 27 है ना, 27 साल अर्थात 998 में अब इसके मन में जिज्ञासा पैदा होगा। क्या बोलेगा, नहीं मेरे को क्या है ना गद्दी पर बैठना है। तो ये फिर क्या करता है, सिंहासन पे बैठता है, या इसको लिख दो तुम गद्दी लिख दो। ठीक है, गद्दी पर क्या करता है, ये बैठ जाता है। तो ये गद्दी पर कब बैठा, तो 998 में 27 साल के उम्र में ये गद्दी पर बैठा। क्लियर हो रहा है, आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश आपको करना है और दिमाग में रखना है। अब ये तो हमने जान लिया कि ये 27 साल के उम्र में गद्दी पर भाई साहब ये क्या है, बैठ जाता है। ठीक है, और खुरासान का ये शासक रहता है। ठीक है, तो ये गद्दी पर कब बैठा, तो 998 में 27 साल की उम्र में बैठा। अब देखना, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले जब इन लोग गद्दी पे बैठते थे ना, तो तुर्क क्षेत्र के, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, तुर्किस्तान के बारे में, तुर्क एरिया के बारे में। ठीक है, तो तुर्क का जो खलीफा होता है, जब तक वो खलीफा किसी की गद्दी को मान्यता ना दे दे, मान लो ये खलीफा है कोई, ठीक है, तो ये खलीफा का काम क्या रहता है, तो ये क्या करता है, ये किसी की गद्दी को जब तक मान्यता नहीं दे देता ना, गद्दी को मान्यता नहीं दे देता, तब तक उसको शासक आप नहीं मानोगे। ठीक है, तो गद्दी को मान्यता देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये 998 पे गद्दी पे बैठा, हुआ क्या, अब वो गद्दी पे बैठ गया तो भैया उसको तो मान्यता चाहिए ना। तो बगदाद का खलीफा था, कहाँ का, बगदाद का, उस खलीफा का क्या नाम था, अल आदिर बिल्लाह। तो उसने इसके मान्यता को बोला कि ठीक है हम अप्रूवल करते हैं, और उसे दे दिया। तो बगदाद का खलीफा का नाम आप आगे इस पेज में ले जाता हूँ। बगदाद का खलीफा ये 998 पे क्या करता है, इसे मान्यता देता है। किसको मान्यता देता है भाई, ये देता है गद्दी को, क्या करता है, ये मान्यता दे देता है। ठीक है, जब तक ये मान्यता नहीं देंगे, याद रखना, तब तक मान्यता नहीं देने तक कोई राजा नहीं मानेगा। ठीक है, इसका क्या नाम था, ये था अल आदिर बिल्लाह।
इसका क्या नाम था? तो ये बगदाद का जो खलीफा था उसका नाम था अल आदिर बिल्लाह। क्या नाम था इसका बेटा? तो इसका नाम था अल आदिर बिल्लाह। ये बगदाद का खलीफा था। इसने गद्दी को मान्यता दे दिया और गद्दी को जैसे ही मान्यता मिला, गद्दी को मान्यता तो ये क्या बन गया? राजा मिल गया। और उसे किस प्रकार का मतलब कहना चाहिए कि उपाधि दिया? तो मान्यता प्रदान करते वक्त क्या होता है मालूम है? इसे 2 उपाधि मिला। एक मिला यमीन उल दौला का और दूसरा मिला यमीन उल बिल्लाह का। ठीक है, तो 2 प्रकार का इसे क्या है? उपाधि दिया गया। इसको उपाधि दिया गया। एक है यमीन उल दौला और जो दूसरा उपाधि था वो यमीन उल बिल्लाह था। ठीक है, ये 2 प्रकार का उपाधि इसको दिया। जैसे ही मान्यता मिलता है ना, तो उस समय खलीफा क्या करते थे? उनको देते थे। अब कई जगह ये मिल्लाह लिखा है, कई जगह बिल्लाह लिखा है। ऐसा कुछ आए ना तो समझना बस उपाधि दिया था। चलो मिल्लाह ही लिख लो। बहुत इतिहासकारों ने ना अपने अपने तरीके से लिखा है मालूम है। बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत लग जाता है सही तथ्य को कैसे सामने लाएं। तो यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लाह 2 प्रकार की इसको उपाधि दी और इसे कहा कि आज से गजनी के वास्तविक साम्राज्य आप हैं। ठीक है, अब जब बात आता है, अब ये शासक बन गया तो इसे क्या मिल गया? लाइसेंस मिल गया। किसका? कि अब ये क्या करेगा? तो ये आक्रमण कर सकता है। कहाँ पे आक्रमण करेगा? तो इसका टारगेट क्या था? इंडिया अर्थात भारत। इसने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? तो एक क्वेश्चन आता है कि गजनवी ने या महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितना आक्रमण किया? कुल 17 बार आक्रमण किया। कितने बार किया? कुल 17 बार क्या किया? भारत पर क्या किया? तो आक्रमण किया। और भारत जो कि सोने की चिड़िया थी उसे धीरे 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 लूटना चालू कर दिया। ठीक है, अब देखिए ना महमूद क्या करता है। ये जो इसका एक ही टारगेट था, ये कैसे भी करके, क्योंकि शुरू से इनका एक ही उद्देश्य था तुर्कों का कि भारत से हमको क्या करना है? तो धन लूटना है। भारत से क्या करना है? तो धन लूटना। ये उद्देश्य इनका कभी नहीं छूटा। इन्होंने कभी भी साम्राज्य विस्तार पे ना ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? धन को लूटो, है ना, और इस्लाम का प्रचार करो। ठीक है, ये अगर चाहते तो उस समय तत्कालिक परिस्थिति का लाभ उठा करके वो क्या कर सकते थे? भारत को अपने अंडर में ले सकते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ कहना चाहिए कि धन लूटने पे ही ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में आप लोग को रखना है। तो इन्होंने धन लूटने पे ज़्यादा काम किया। अब मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप क्या करें? पहले रिवीजन करें और देखते रहें कि कैसे कैसा पूरा जो है ग्राफ चल रहा है, कैसे कैसा जो है टाइम पीरियड को हम लोग लेके चल रहे हैं। अब ये आया तो ये बोला कि नहीं भैया हम तो धन लूटेंगे, धन को प्राप्ति करेंगे। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन आता है। पहला तो ये धन लूटना चाहता था, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। अगला इसका क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो गजनवी थे, है ना, महमूद गजनवी या महमूद गजनी। ठीक है, तो महमूद गजनवी कैसा शासक था? ठीक है, इसको पूछा जाता है। तो जो महमूद गजनी या गजनवी, इसके बारे में क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्ति भंजक, ये जितने भी हमारे भारत के हिंदुओं के जो मंदिर की जो मूर्तियां थी, ठीक है, मंदिरों में या अलग अलग स्थानों पे, चौपाटियों पे, अलग अलग उन सभी स्थान पे जितने भी मूर्ति थी ना, उन सबको क्या करता था? मूर्तियों को तोड़वाना ये चालू कर दिया था। ठीक है, भारत में इतनी सारी विरासतें थीं, इतनी सारी मूर्ति थी, इन्होंने क्या है मूर्ति भंजक की उपाधि इसे इसीलिए दिया गया कि ये चाहता था भारत का जो इतिहास है, जो हिंदू धर्म का जो पुरोधा है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसीलिए मूर्ति भंजक की उपाधि इसे दिया गया। आपसे पूछा जाएगा मूर्ति भंजक आक्रमणकर्ता कौन थे? आप क्या लेंगे? महमूद गजनी लेंगे। कई जगह गजनवी भी लिखा रहता है, महमूद गजनी इसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, क्योंकि गजनी का शासक था।
इसीलिए, और गजनवी इसलिए बोला जाता था कि वो राजा को गजनवी का उपाधि दिया गया था ना, गजनवी अर्थात गजनी का राज करने वाला। ठीक है, अब देखो हमने जाना कि मूर्ति भंजक था। इससे क्या क्वेश्चन आता है कि भारत पर गजनी ने, किसने, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने, इन्होंने, किसने, तो महमूद ने ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? याद रखना, यहाँ पे मैंने प्रथम शब्द का उल्लेख किया है। कौन से शब्द का? तो मैंने यहाँ प्रथम शब्द का, तो याद रखना, इस टाइम पीरियड को याद रखना। ठीक है, 1000 महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। और जब पहला आक्रमण किया तो सबसे पहले जो पेशावर वाला एरिया था, ठीक है, तो ये क्या किया, आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में पेशावर के भागों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो पहला आक्रमण किया 1000 ईस्वी में, ठीक, और पेशावर पर अधिकार कर लिया। पेशावर पर ये क्या किया, अधिकार किया और लूटा, और मूर्तियों को तोड़ा, इस्लाम धर्म का प्रचार किया, और वापस फिर क्या किया, ये कुछ समय के बाद लौट गया। ठीक है, फिर आएगा भाई, क्योंकि भारत पे कितने बार, 17 बार, कितने बार, भारत में 17 बार आक्रमण हुआ है इनका। ठीक है, तो अभी तो केवल पहला ही बता रहा हूँ, पेशावर पर अधिकार किया और ये लौट गया। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब उसके बाद में पेशावर के भागों को जीता और अपने देश को पैसा उसा लूट के चला गया। बेटा फिर क्या करेगा, 1001 में ये चले जाएगा पंजाब वाले एरिया में। अब वहाँ जो शाही वंश का राजा था जयपाल, उसके खिलाफ ये आक्रमण करेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछा जाता है कि फिर वापस आके कहाँ पे लड़ा, तो 1001 में ये पंजाब चला जाता है। ठीक है, पंजाब और सिंध वाले एरिया में जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद में फिर ये क्या करता है, जयपाल को हराता है। जयपाल की इसमें क्या होता है, पराजय हुई थी, क्योंकि इनका क्या था, आक्रमण करने के बाद पूरा धन लूट लेते थे, पूरे लोगों को अपने मुसलमान बना देते थे, और जाकर के जो भी पड़ोसी राज्य होता था वहाँ उनके यहाँ आक्रमण ये करते थे, पूरे सेना को लेकर के, मिला करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जयपाल मतलब बैठा था, शाही वंश का राजकुमार था, तो कहाँ का शासक था, तो ये पंजाब का राजकुमार था। ठीक है, ये देखना, तो 1001 में फिर वो पंजाब को कैप्चर किया और जयपाल को यहाँ पे पराजय किया और पूरे पंजाब को लूटा। तो ये बातें बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और इससे क्वेश्चन बिल्कुल आपके सॉल्व होंगे और देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1001 में किसको हराया, तो जयपाल को हराया। ठीक है, जयपाल का इसमें पराजय हो जाता है, वो पूरी तरीके से मतलब धराशायी हो जाता है। अब इसके बाद में अगला आक्रमण कहाँ होता है, सब इंपॉर्टेंट है, सब बता रहा हूँ। फिर भाई साहब का फिर से 1008 में, देखो सब मतलब मेन इंपॉर्टेंट को ही बताऊंगा। ठीक है, 1008 में होता है नगरकोट में आक्रमण। कहाँ होता है, तो नगरकोट में इसमें आक्रमण होता है। और इसी हमले के क्या बोलते हैं, नगरकोट के विरुद्ध हमले को क्या करता है, ये पहला महत्वपूर्ण जीत बताया गया था। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण जीत बताया था, और इसमें एक नाम आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो 1008 में जो आक्रमण करता है, ये भी एक ठो इतिहास में यह जाना जाता है कि ये जो आक्रमण था वो मूर्तिवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत था, क्योंकि मूर्ति जो है हमारे हिंदू धर्म में चलता था। ठीक है, तो ये नगरकोट का आक्रमण, कहाँ का, तो नगरकोट का। इसे एक संज्ञा दिया गया है, क्या कहा गया इस संज्ञा में, तो मूर्तिवाद के विरुद्ध बड़ी जीत, यह जीत
ठीक है। तो ये है मूर्तिवाद के विरुद्ध जीत। इसमें क्या होता है, पूरे मूर्तियों को पूरा अच्छे से ये तोड़ देता है पूरे नगर कोट में घूम के, है ना। तो इसको मूर्तिवाद के विरुद्ध जीत कहा गया है। लेकिन इसका जितना भी आक्रमण हुआ, 17 बार आक्रमण में सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा, सबसे चर्चित, जो सबसे चर्चा में रहा, ये है प्रश्न, सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था। ठीक, तो इसके ऊपर में हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे चर्चित आक्रमण पे डिस्कशन करना है। ठीक है, सबसे चर्चित आक्रमण का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, ये टाइम पीरियड आपके दिमाग में रखना है। 1025 ईस्वी में इसका सबसे चर्चित आक्रमण हुआ, सोमनाथ को लूटा था। ये सोमनाथ को लूटा। ठीक है, सोमनाथ कहाँ है, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में है ना सोमनाथ। किस राज्य में है आप मुझे कमेंट करके मेरे नंबर पे बताएंगे 9575204321 पे, है ना। एक्टिव रहा करो बिल्कुल। तो सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, 1025 का सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था तब। क्यों, क्योंकि ये उस समय की बात है 1025 का, अभी तो हम लोग 2023-24 में हैं। ठीक है, तो उस समय ये इस मंदिर को जब लूटा ना, हिंदू धर्म का बहुत ही, जानते हो आप लोगों को सोना चांदी चढ़ावा इत्यादि धर्म की आस्था शुरू से आई है और लोग अपने धर्म की आस्था से मंदिरों पे दान भी देते हैं। तो ये लगभग जब इस मंदिर को लूटा था तो इसके हाथ में कितनी संपत्ति आई थी, इसके हाथ में जो संपत्ति आई थी ना वो आया था 20 लाख दिनार। कितना आया था, 20 लाख दिनार का संपत्ति आया था खाली एक मंदिर से, जो सोमनाथ का मंदिर था जिसको ये लूटा था। और उस समय जब इस मंदिर को लूट रहा था तो इसके खिलाफ आक्रमण किया था। ठीक है, तो उस आक्रमण के विरुद्ध भी उसने क्या किया था, अनहिलवाड़ के शासक पे ये चढ़ाई कर दिया था। तो यहाँ पे अब एक प्रश्न आता है कि किसने इस मंदिर को बचाने के लिए अपनी सेना भेजी थी। अनहिलवाड़। ठीक है, तो अनहिलवाड़ के जो राजकुमार थे, अनहिलवाड़ के शासक, बस ये नाम कैसे पूछता है, अनहिलवाड़ के शासक। तो इन्होंने ही सेना भेजा था और इसको बचाने का प्रयास किया था, लेकिन संभव ही नहीं हो पाया क्योंकि उसे महमूद गजनवी पूरे धुन में एकदम सवार था कि मेरे को लूटना है, मेरे को जीतना है और पूरे जितना हो सके मुस्लिम धर्म का प्रचार करना है। तो सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने के लिए ये अनहिलवाड़ के शासक आए थे और उस पर महमूद ने आक्रमण करके उसे पराजय कर दिया, परास्त कर दिया। ठीक है, अब देखना, इसमें सोमनाथ मंदिर को जब लूट के जा रहा था तो उसी समय पे महमूद गजनवी पे आक्रमण हो गया जब वो वापस जा रहा था। तो ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, तो उसी आक्रमण को कहते हैं जाटों का आक्रमण। ये वाला लाइन को याद रखना, जाटों का विद्रोह या जाटों का आक्रमण। तो जाटों ने आक्रमण कर लिया और उसी की संपत्ति में से क्या हुआ, कुछ संपत्ति को लूट लिया। ठीक है, कूट वाले पेपर में पूछेगा उन्होंने कब पहला आक्रमण किया, दूसरा कब किया, 1025 में कहाँ किया, फिर लास्ट में ये दे देगा क्या जाटों ने जब आक्रमण किया तो महमूद गजनवी से कुछ संपत्ति लूट लिया था। तो बिल्कुल कुछ संपत्ति को छीन लिया था। ठीक है, गजनवी से छीना था जाटों ने। उस समय जो जाट थे एक प्रकार के खाना बदोश जनजाति थी, समझ लो, ये लूटने वाले थे, लूट खसोट करने वाले, और ये मुख्यतः उन्हीं को लूटते थे जो बाहर से आए रहते थे, और ख़ास करके किसी मंदिर मस्जिद या इस टाइप की चीज़ों को जो लूटने वाले जो होते थे, जो एक प्रकार का सांप्रदायिकता फैलाते थे, उनको ज़्यादा ये टारगेट करते थे और ख़ास करके अपनी जीविका को ये ऐसे ही चलाते थे। तो कुछ संपत्ति को लूट लिया, जाटों का विद्रोह यहाँ पे हुआ। तो कूट वाले पेपर में तुमको फंसाएगा कि ऐसा क्या हुआ था, तो तुमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाँ ऐसा हुआ था। ठीक है, अब देखना, महमूद गजनवी ने आखिरी भारतीय आक्रमण किया। एक क्वेश्चन आता है, आखिरी भारतीय
आखिरी भारतीय आक्रमण, ये क्वेश्चन, आखिरी में भारत पे आक्रमण कब करने की कोशिश किया था? तो ये किया था 1027, 1027 पे ये आखिरी भारतीय आक्रमण करने की कोशिश किया था। अब इसमें भी कहना चाहिए कि ये जो आक्रमण था ये जाटों से नाराज था, तो जाटों से नाराज था, तो ये आक्रमण किसके खिलाफ हुआ? तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध। और ये जाट क्या थे? बहुत संगठित थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ये क्वेश्चन पूछता है कि आखिरी भारतीय आक्रमण महमूद गजनवी का कब हुआ? 1027 में। किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध। और थोड़े दिन बाद में महमूद गजनवी थक गया था और 1030 में उसकी क्या हुआ? मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हुई? तो 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये जितना भी मैंने स्टोरी बताया, कहानी बताया, पूरा आप इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब देखना इसमें क्या होता है। इसको एक उपाधि मिलता है सुल्तान की। ठीक है, तो उस पर हम लोग उसको धारण करने वाला शासक था, तो उसको अपन क्या। अब देखिए इससे और क्या क्वेश्चन आता है पता है? समझना इस बात को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे एक क्वेश्चन आएगा आपको, है ना, कि पहला क्या? तो ये सर्वप्रथम एक उपाधि धारण किया था। ठीक है, मान लो गजनी एक साम्राज्य है, तो वहाँ पे कौन बैठ रहा है? वहाँ पे बैठ रहा है सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान बैठ रहा है। तो सर्वप्रथम इसने इस उपाधि को क्या किया था? धारण किया था। किसकी? तो सुल्तान की। तो ये सुल्तान की उपाधि को दिमाग में रखना पड़ेगा। सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की? तो महमूद गजनी ने धारण की। लेकिन इसमें दो दिलचस्प बात आपको बता रहा हूँ। इसके दो दिलचस्प इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके मतलब मंत्रिमंडल में, ठीक है, इसके जो मंत्रिमंडल थे इसमें दो हिंदुओं का नाम आता है। और वो भी पता है, वो दोनों उच्च पदों पे है। किस पे हैं? उच्च पदों पर आसीन है। किस पे? उच्च पदों पर आसीन है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो योग्य लोग होते थे उनकी ये कदर करता था और ये ले आता था। तब तो ये भारत जैसे इतने विशाल साम्राज्य वाले उसमें लूट मचाया था। पहला नाम आता है सेवेंद्र राय। सेवेंद्र राय भी एक उच्च पदों पे आसीन मतलब मंत्री था इसके समय का। और दूसरे नंबर पे आता है मंत्री तिलक। तो ये दो हिंदू मतलब ये थे, अधिकारी थे इसके मंत्रिमंडल में दो हिंदू अधिकारी थे। ठीक है, अधिकारी। तो ये दोनों का नाम याद रखना है जो उच्च पदों पर आसीन थे, सेवेंद्र राय और तिलक। ठीक है, ये दोनों को। लेकिन इसके साथ ही साथ में कुछ दरबार में विद्वान भी इसके रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे? कुछ इसके दरबार में विद्वानगण भी रहते थे। जैसे कि कैसे विद्वान थे? तो देखते बताता हूँ आपको। कुछ प्रमुख विद्वान जिसका नाम पूछा भी गया है और आप लोग देखे भी होंगे, बहुत जगह चर्चा मिलता है। जैसे कि अल-बरूनी और फिरदौसी, इस टाइप के विद्वान, सब इन लोग लेखक थे। इन लोग बड़े बड़े रचना भी किए हैं, है ना। उत्बी, ये भी बड़े थे। और फारूकी, वैहाकी, उसका भी चर्चा देखने को मिलता है। लेकिन मेन जो है अल-बरूनी, फिरदौसी, उद्बी, फारूकी का नाम आता है। तो ये विद्वान भी इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो जितना मैंने बताया वो सब इम्पॉर्टेंट है, सबको देखना है। अब महमूद गजनवी के अंदर में जो आगे आएगा मोहम्मद गौरी, हम उसको देखेंगे इसके बाद। तो अभी मैंने पूरे 9 पेज में पूरा कंप्लीट किया है, समझाया है। ये सारी चीज़ों को आप रटें,
अपने दिमाग में बैठाएं, बार बार पढ़ दें, इतनी बार पढ़ दें दिमाग में पूरा बैठ जाए, इतनी बार मेरे वीडियो को सुन दें, प्ले करके छोड़ दें, इतनी बार देखें कि पूरा हर चीज़ पूरा क्लियर हो जाए। देखो मध्यकाल में अरबों का आक्रमण कैसे कैसे किया, उबैदुल्ला ने कब किया, क्या किया, पूरे शुरुआत से आप देखें। महमूद गजनवी का क्या क्या पूरा रोल था। प्रथम अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन प्रथम तुर्की आक्रमण किसके समय पे हुआ, तो पिरतिगीन के समय पे हुआ। एक एक चीज़ों का, अल्पगीन का गुलाम प्लस दामाद कौन था, सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी। फिर धीरे 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 महमूद गजनवी, महमूद गजनी एक ही हैं। खलीफा की गद्दी ने इसको कब मान्यता प्राप्त किया, फिर उसका 998 में किया। फिर ये 2 उपाधि दिया गया, धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। कुल 17 बार आक्रमण। सारी चीज़ों को आप रिविज़न करें, जितनी बार हो सके रिविज़न करें। सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, तो सबसे चर्चित आक्रमण इसका महमूद गजनी का 1025 में सोमनाथ का आक्रमण था, जिसे सोमनाथ को लूटा। सौराष्ट्र में सोमनाथ पड़ता है। उस समय इसको 20 लाख दिनार की धनराशि प्राप्त हुई थी। और जब सोमनाथ को लूटा जा रहा था तो अनिलवाड़ के शासक ने सोमनाथ को बचाने के लिए सेना भेजा था, इसलिए पलटवार करते हुए गजनी ने क्या किया, उसके ऊपर आक्रमण करवाया था और उसे पराजय कराया था। लेकिन जब ये सोमनाथ को लूट के जा रहा था, उसी समय पे क्या हुआ, जाटों का आक्रमण हुआ और उससे खुद कुछ संपत्ति जो है जाटों ने लूट ली थी। लेकिन लास्ट में आखिरी भारतीय आक्रमण अब उनसे नाराज हो गया था, हमारे पीछे पड़ा है करके, तो इसीलिए 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण हुआ और उसके बाद में 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही इसकी सेना ने यहाँ से वहाँ भाग दौड़ किया पैसा लूटने के लिए, इसलिए धर्म का प्रचार करने के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए। सेना भी कमज़ोर हो चुकी थी, काफ़ी समय था, अब ये भी कमज़ोर हो चुका था। लेकिन फिर भी इसका जो टोटल आप समीक्षा करो तो आप देखोगे 2 चीज़ों पे इनका काम अच्छा रहा है, पैसा लूटना और मुसलमान का धर्म का प्रचार करके मंदिरों को तोड़ना। ये चाहते तो उस समय ये क्या कर सकते थे, भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा था, ये चाहते तो कैप्चर करके पूरे क्षेत्र को अपने अंदर में मिला सकते थे। लेकिन इन्होंने साम्राज्य विस्तार पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने धन लूटना और केवल मुसलमान धर्म का प्रचार करके मंदिर को तोड़ना, इसीलिए इसे मूर्ति भंजक की उपाधि भी दी गई। ठीक है, ये सारी बातें जितनी मैंने समझाया, पूरा बताया, सबको आप रिवीजन करें। और जितने भी उपाधि मैंने बताया, जैसे यामिन उल दौला, यामिन उल बिल्ला, तो जो भी उपाधि उसको खलीफा ने, बगदाद का खलीफा ने दिया था, वो सब को देखे। और ये वही खलीफा थे, जब आप इतिहास को पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया को तो देखोगे तो 1924 के आसपास में जब खिलाफत आंदोलन आप देखोगे तब आप समझोगे कि कैसे खलीफा के पद को मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो होते हैं वो खलीफा के पद को वो कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो मुसलमान और हिंदू दोनों आपस में मिल के खिलाफत आंदोलन चलाते हैं और खलीफा के आंदोलन का समर्थन करते हुए अंग्रेज़ों को कहते हैं कि भैया उन पे प्रेशर मत बनाओ, उनको स्वतंत्र अपना खलीफा का पद को चलाने दो। तो ये सारा चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होगा। ठीक है, खलीफा के पद को समाप्त करना मतलब मुसलमानों को भी बहुत बड़ा ठोस पहुँचा था, क्योंकि उनके वो धर्म गुरु थे। ठीक है, बगदाद के जो खलीफा होते थे वही राजाओं की या बादशाहों की गद्दी को मान्यता प्रदान करते थे। तो जितना मैंने पढ़ाया बहुत शिद्दत से पढ़ाया, शिद्दत से आप रिविज़न करें। मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ महमूद गजनवी के बारे में, भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में, मध्यकाल भारत का शुरुआत के बारे में या चरम के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, मस्जिद के बारे में, कुतुबुद्दीनुल्लाह के बारे में, जितना भी बता रहा हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा, ये वो पूरा बख्तियार खिलजी, सब चीज़ यहाँ पे पूरा क्लियर होगा और कुछ भी नहीं छूटेगा। बशर्ते तुम क्या पढ़ते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब नहीं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो छूटना नहीं चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो छूटना नहीं चाहिए। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। भले तुम नहीं पढ़ते एक्स्ट्रा तो मत पढ़ो, आई डोंट केयर, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना मेहनत तुमको भी करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जी जान लगा दें। याद रखें, पूरी ज़िंदगी मरने से बेहतर है कि 1 साल मर जाओ। पढ़ते पढ़ते पूरा अपने निछावर कर दो, हर चीज़ सुख चैन सब त्याग दो और एक बार ऐसा मेहनत करो, 1 साल 2 साल मेहनत करके पूरी ज़िंदगी को आराम से जियो। ठीक है, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने जी जान लगा दें। याद रखें, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आप सोना को देख लो, जितना उसको तराशना है, जितना उसको जलाओगे उतना चमकता है सोना। स्वर्ण की अपनी एक कला है, पहले जलना सीखो, पहले तपना सीखो, फिर आप चमकोगे, उसके पहले असंभव है। वंदे मातरम।